हाँ जी। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स। अगर एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, ए गिव्स बी, और ये रिएक्शन में टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए मोल्स पर लीटर है, एंड एट टाइम टी इक्वल्स टू टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स ए माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। देन इस रिएक्शन का रेट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 2 होगा। तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए। तब इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म 1/t 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा। एंड फॉर दिस रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड ए के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। फॉर दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस टाइप का रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए शुरू में बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। फॉर दिस रिएक्शन 1/a माइनस एक्स वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा विथ y एक्सिस इंटरसेप्ट 1/a विथ स्लोप इक्वल्स टू k। तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स रहता है। लेकिन अगर एक रिएक्शन a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट टाइप की है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, a का कॉन्सेंट्रेशन a मोल्स पर लीटर, b का कॉन्सेंट्रेशन b मोल्स पर लीटर था, लेकिन इनका आपस में रिएक्शन करने का स्टाइशियोमेट्रिक रेशियो सेम है। 1:1 रेशियो में ए और बी रिएक्ट करते हैं। तो फॉर दिस रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 1 बी की पावर 1। तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये ओवरऑल सेकंड ऑर्डर है। ये सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओनली ए थी। अगर इसमें ए इक्वल्स टू बी हो तो मीडियम में ए का कॉन्सेंट्रेशन बी के कॉन्सेंट्रेशन के हमेशा बराबर ही रहेगा। तो दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए और बी के इस कॉन्सेंट्रेशन को ए का ही कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। हेंस माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 2। इस रिएक्शन के लिए यही एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ वही रहेगा और इसके क्वेश्चंस भी इसी टाइप से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर अगर होती है तो वो दो तरह से सेकंड ऑर्डर हो सकती है। लेकिन एक रिएक्शन अगर a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट टाइप की है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन a था, इसका b था, और वेसल में a और b सेम नहीं लिए गए थे, तो वेसल में a और b के कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिफरेंट रहेंगे। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 1, और ए बी के बराबर नहीं है इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तो हमें इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। देन k इक्वल्स टू 1/t इंटू बी माइनस ए। k इक्वल्स टू 2.303/t इंटू बी माइनस ए लॉग ऑफ a इंटू b माइनस एक्स अपॉन b इंटू a माइनस एक्स विल बी द इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो ये अलग अलग प्रकार से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस रहती हैं। पिछली क्लास में यहां तक बताया था। नौ इसी के आगे तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स देखा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स देखा।
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस RCOOR डैश प्लस H2O in the presence of some acid gives acid and alcohol. ईस्टर का हाइड्रोलिसिस से एसिड और अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन का रेट ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पर, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पर और जो एसिड लिया है उसके कॉन्सेंट्रेशन, तीनों पर डिपेंड करता है। मगर ये जो एसिड इस रिएक्शन में यूज होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है। ये एसिड रिएक्शन में खर्च होता है लेकिन बाद में बन भी जाता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। तो दिस कांस्टेंट इनटू दिस इज अ न्यू कांस्टेंट। क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में कांस्टेंट रहता है, इसलिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो कांस्टेंट है, इस रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में खर्च नहीं होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन एज सच वो खर्च नहीं होता है, क्योंकि वो जब खर्च होता है तो बाद में बन भी जाता है। तो H प्लस आयन इस रिएक्शन में यूज होते हैं मगर बाद में बन भी जाते हैं मीडियम में, इसलिए वो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर की होनी चाहिए? ये रिएक्शन किस ऑर्डर की होनी चाहिए? इस रिएक्शन का रेट लॉ ये ना रहकर अगर ये है तो ये रिएक्शन किस ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है? दिस रिएक्शन मस्ट बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी? सर सेकेंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन ये बताता है कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना चाहिए, मगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका रेट एक्सप्रेशन सेकंड ऑर्डर का है मगर ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर को। इस रिएक्शन का रेट केवल ईस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको याद हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था कि वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट रहता है। जब किसी रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट रहता है, सपोज हमने वाटर में ईस्टर के कुछ मोल डाल दिए, सपोज हमने वाटर में ईस्टर के कुछ मोल डाल दिए। अब यदि मैंने वाटर में ईस्टर के कुछ मोल डाल दिए, अब मैंने इसमें थोड़ा वाटर और मिलाया, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैंने इसमें थोड़ा वाटर मिलाया तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोल्स पर लीटर होता है। यदि मेरे पास 1 लीटर वाटर है तो ये 55.55 मोल्स वाटर है 1 लीटर में। मैंने 1 लीटर वाटर और मिला दिया, अब यहाँ 2 लीटर वाटर है। 2 लीटर वाटर तो हो गया लेकिन मोल भी डबल हो गए, तो कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा। तो वाटर चूंकि यहाँ सॉल्वेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। अगेन वी कैन से दैट दिस कांस्टेंट इनटू दिस कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट। तो ये रिएक्शन की इक्वेशन किसी और ऑर्डर की दिखती है मगर ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को।
दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में सॉल्वेंट की टर्म आ जाए तो वो सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगी उस रिएक्शन का रेट। ये रिएक्शन ईस्टर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और वाटर के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जबकि वाटर यहाँ दिख रहा है मगर फिर भी हम इसको कहेंगे कि ये वाटर के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A + B गिव्स प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का रेट K A × B ये होगा, जहां इसका कॉन्सेंट्रेशन A था और B यहाँ पर वाटर है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन B है। अच्छा, ये रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ। अगर ये कांस्टेंट K डैश लिख लेता हूं, इसको हटा देता हूं तो मैं इससे कंपेयर कर पाता हूं कि वो A + B गिव्स प्रोडक्ट टाइप की रिएक्शन है, जहां A और B इक्वल नहीं है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, K डैश यहाँ का कांस्टेंट है। अच्छा, ना केवल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है बल्कि वाटर यहाँ सॉल्वेंट होने के कारण वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बीइंग सॉल्वेंट ईस्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहेगा या बहुत कम रहेगा? सर बहुत ज्यादा रहेगा। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बीइंग सॉल्वेंट ईस्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब ये कौन सा केस हो गया कि B इज मच मच ग्रेटर देन A है। अच्छा, जब A = B ना हो तब रेट कांस्टेंट होता है 2.303 अपॉन T B - A log of A into B - X अपॉन B into A - X। अगर इस इक्वेशन में B मच मच ग्रेटर देन A है तो यहां पर हम क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं? अगर B मच मच ग्रेटर देन A है तो हम इस फॉर्मूले में क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं? तो B - A को B मान सकते हैं। B - A को नियरली इक्वल टू B मान सकते हैं, और जब B - A को नियरली इक्वल टू B मान सकते हैं तो B - X को भी नियरली इक्वल टू B मान सकते हैं, क्योंकि X तो A से भी छोटा है। B - A को नियरली इक्वल टू B मान सकते हैं, B - X को भी नियरली इक्वल टू B मान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K = 2.303 K डैश अपॉन T × B log of A × B अपॉन B × A - X। ये दोनों B कैंसिल हो जाएंगे और ये जो B है इधर K में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दिस B × K एक नया कांस्टेंट आता था K डबल डैश। तो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज K डबल डैश इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log of A अपॉन A - X। मतलब इस रिएक्शन को हमने सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन मान के चला था, लेकिन इवेंचुअली ये किस में कन्वर्ट हो गई? मैथमेटिकली भी ये कौन सी वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गई। तो ये रिएक्शन ईस्टर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रहेगी, वाटर के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर की रहेगी। तो ऐसी रिएक्शन जिनका रेट एक्सप्रेशन किसी और ऑर्डर का दिखता है मगर वो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को करती हैं, ऐसी रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन चार रिएक्शंस के काइनेटिक्स देखे। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्री रिएक्शंस।
एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड ओवरऑल रिएक्शंस। सपोज एक रिएक्शन है 2a प्लस 3b गिव्स c। वेसल में हमने a और b डाल दिए, ये आपस में रिएक्शन करने लगे और c फॉर्म होने लगा। द रिएक्शन इज 2a प्लस 3b गिव्स c। ठीक है, नाउ इस रिएक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? 2 मोल A 3 मोल B से रिएक्शन करके 1 मोल C बनाता है, मतलब 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B कोलाइड करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। एक केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के कारण होती है। तो इस वेसल में क्या हुआ होगा, C कैसे बना होगा? 2A और 3B आपस में कोलाइड किए होंगे तो C बना होगा। नहीं, हो सकता है इस वेसल के अंदर एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन हो सकता है इस रिएक्शन में कुछ अंदर कुछ और ही हो रहा हो। तो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीजें होती हैं, बट एक तीसरी चीज भी हो सकती है, इंटरमीडिएट। सपोज इस रिएक्शन में वेसल के अंदर एक मॉलिक्यूल ए लाइट का एक क्वांटा एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेटेड ए मॉलिक्यूल में बदल जाता है। मॉलिक्यूल ए, एक ए लाइट का एक क्वांटा एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेटेड ए में बदल जाता है। ये एक्टिवेटेड ए एक ए से टकराता है और एक्स बनाता है। ये एक्स दो बी से टकराता है और वाई बनाता है। ये वाई एक बी से कोलाइड करता है और सी बना लेता है। इस तरह से ये रिएक्शन मान लीजिए वेसल के अंदर हुई, तो इसमें से ये ए स्टार एक्स और वाई क्या है? अगर हम इस रिएक्शन का ओवरऑल चेंज देखें, ए स्टार बन रहा था, खर्च भी हो रहा था। एक्स इस रिएक्शन से बन रहा था लेकिन इस रिएक्शन में खर्च भी हो गया। वाई इस रिएक्शन में बन रहा था लेकिन वाई खर्च भी हो गया। ओवरऑल 2A और 3B लगे और एक C बन गया। तो किसी केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल स्पीशीज जो खर्च होती है रिएक्टेंट कहलाती है, वो केमिकल स्पीशीज जो बनती है प्रोडक्ट कहलाती है। लेकिन किसी केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल स्पीशीज जो ना तो आपको अपने पास से डालना पड़ती है, वो रिएक्शन मीडियम में खुद ही बनती है, लेकिन फिर फाइनली आपको मिलती नहीं है क्योंकि वो फाइनली खर्च भी हो जाती है। These type of chemical species which are formed inside the reaction medium and eventually they consumed are called intermediates. तो यहाँ पर कौन कौन इंटरमीडिएट्स हैं? इस रिएक्शन सीक्वेंस में कौन कौन सी चीजें इंटरमीडिएट्स लिखी हुई हैं? A star XL. ए स्टार और X and Y. X and Y. ए स्टार एक्स और वाई, दे आर द इंटरमीडिएट। अच्छा, हम इस रिएक्शन को अभी तक क्या कह रहे थे कि 2 मोल है 3 मोल बी से रिएक्ट करके सी बनाते हैं, लेकिन अगर ये रिएक्शन इस तरह से हुई वेसल के अंदर तो डायरेक्ट ए और बी तो कभी कोलाइड ही नहीं किया। डायरेक्ट ए और बी ने तो डायरेक्ट कभी रिएक्शन की ही नहीं। तो रिएक्शन जो दिखती है 2A प्लस 3B गिव्स C, ऐसी जरूरी नहीं कि हो। इस वेसल के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो कोलिजन हो रहा है, that collision is called elementary reaction. A single step chemical reaction is called an elementary reaction. तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, 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 और इन सब का टोटल इफेक्ट एक ओवरऑल रिएक्शन कहलाती है। इन सभी का ओवरऑल इफेक्ट जो रहता है वो ओवरऑल रिएक्शन कहलाती है। तो हमें कौन सी रिएक्शंस देखने में आती हैं? मैक्सिमम केस में हम कौन सी रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं? Overall. हम ओवरऑल रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 रिएक्शन है, तो हमको क्या लगता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है।
हो सकता है बनाता हो सकता ना भी बनाता हो, बिकॉज एटॉमिक लेवल पे हम देख नहीं सकते क्या हुआ। तो एक रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन होती है, लेकिन जो एटॉमिक लेवल पे एक्चुअल कोलिजन हो रहा होता है, जहां पर केमिकल चेंज आ रहा होता है, दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। अ सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन is called an elementary reaction, while a multi-step reaction is called an overall reaction. तो एक ओवरऑल रिएक्शन कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। तो एक्चुअल में रियल केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस रियल केमिकल रिएक्शंस हैं, या ओवरऑल रिएक्शन एक रियल केमिकल रिएक्शन है? सर एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर द रियल केमिकल रिएक्शंस, बिकॉज इनमें केमिकल नेचर चेंज होता है सब्सटेंस का। ओवरऑल रिएक्शंस तो मेयरली उन सबका कंबाइंड इफेक्ट है जो बताया जा रहा है। तो एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जहां सब्सटेंस के केमिकल नेचर में चेंज आता है, दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट ओवरऑल रिएक्शन के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है, मगर वो इस एलिमेंट्री रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, और उन सब एलिमेंट्री रिएक्शंस का नेट सम हमें होता हुआ दिखाई देता है, तो हम उसको केमिकल रिएक्शन समझते हैं। एंड एक ओवरऑल रिएक्शन जिन एलिमेंट्री रिएक्शन से होती है, यदि हम उन सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस को सीक्वेंशियली अरेंज कर दें, द सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन of all the elementary reactions, the sequential representation of all the elementary reactions of a reaction, of an overall reaction, the sequential representation of all the elementary reactions of an overall reaction is called mechanism of that overall reaction. The sequential representation, इस ओवरऑल रिएक्शन की सारी एलिमेंट्री स्टेप्स को हमने सीक्वेंस में लिख दिया है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। यदि सीक्वेंस में हम लिख दें, देन दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है। तो किसी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, उसकी सारी एलिमेंट्री स्टेप्स को सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो एक सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। ये रियल केमिकल चेंज होता है, और इनका नेट चेंज एक ओवरऑल रिएक्शन कहलाती है। अगर हम सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस को सीक्वेंस में अरेंज करके लिख दें, तो वो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड द एलिमेंट्री रिएक्शन। और हमने देखा इंटरमीडिएट क्या होता है। Now the next one is molecularity of a chemical reaction. Molecularity of a chemical reaction, the number of
reactant molecules taking part in a chemical reaction is called the number of reactant molecules taking part in a chemical reaction is called molecularity of that reaction. एक रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन is called molecularity of the chemical reaction. So PCl5 will give you PCl3 plus Cl2. इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है? The molecularity of a chemical reaction, the number of reactant molecules taking part in a chemical reaction is called its molecularity. इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है? सर 1 1. सर 1 रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 है, इसकी कितनी है? 2 So 3/2. The number of reactant molecules taking part in a chemical reaction is called its molecularity. इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने पार्ट ले रहा है? एक हाइड्रोजन ले रहा है, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है. इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है? 4 4. इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है? 14. 14. इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 7 7. इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या रहेगी? 9/2. 9/2. So the molecularity of a chemical reaction, the number of reactant molecules taking part in a chemical reaction is called its molecularity. The molecularity of a reaction can never be 0. एक रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती. एक रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 0 क्यों नहीं हो सकती? सर मिनिमम एक रिएक्टेंट होना चाहिए. मिनिमम एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करेगा. एक केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण होती है, और जब कोलिजन होगा तो रिएक्शन करने के लिए एक मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए. तो द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी 0 नॉर बी फ्रैक्शनल. एक रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, तो फिर ये रिएक्शन गलत हो गई, ये रिएक्शन गलत हो गई. द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी 0 नॉर फ्रैक्शनल. जनरली इट इज 1 और 2. जनरली मॉलिक्युलरिटी 1 या 2 होती है, रेयरली 3 होती है, बट नेवर ग्रेटर देन 3. तो फिर इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 14 आ रही थी, ये गलत हो गई. इसकी 7 आ रही थी, ये गलत हो गई. मतलब यहां अधिकतर रिएक्शंस जो लिखी थी सब गलत लिखी थी. तो ऐसा क्यों होता है? एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन.
The molecularity of a reaction can never be 0 nor fractional. Generally it is 1 or 2. Rarely it is 3 and never greater than 3. तो फिर इसकी मॉलिक्युलरिटी 7, इसकी 14, ये गलत क्यों है? सर इनका कोई इंटरमीडिएट स्टेप होगा इन रिएक्शन का। एक्चुअली मॉलिक्युलरिटी होती क्या है? रिएक्शन जो रहती है, एक केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के कोलिजन होने के कारण होती है। जब हम रिएक्टेंट डालते हैं तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके कोलाइड करते हैं। एक मोमेंट पर कितने पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी। अच्छा, ये सारी ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन तो केवल एक इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट होता है, जो हम समझने के लिए लिखते हैं। एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो द टर्म मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस फॉर ओवरऑल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी बताना ही गलत है, क्योंकि ये रिएक्शन खुद कभी होती ही नहीं है। 4 जिंक 10 HNO3 से कहाँ टकराते हैं आके? ये रिएक्शन किसी मैकेनिज्म के थ्रू होती होगी, और उस मैकेनिज्म में हर स्टेप पर कुछ ना कुछ होता होगा, उस हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होगी, मगर इस ओवरऑल चेंज की मॉलिक्युलरिटी नहीं होगी। अगर मैं कहता हूं कि इस ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 5 है, तो ये गलत है, क्योंकि 2A और 3B एक साथ कभी टकरा ही नहीं रहे हैं। द टर्म मॉलिक्युलरिटी इज मीनिंगलेस फॉर ओवरऑल रिएक्शन। The term molecularity is meaningless for overall reaction. एक ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है, क्योंकि वो ओवरऑल रिएक्शन खुद कभी नहीं होती है। वो तो उन सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस का नेट इफेक्ट है। तो टर्म मॉलिक्युलरिटी केवल एलिमेंट्री स्टेप्स की लिए होती है। एक एलिमेंट्री स्टेप में जितने पार्टिकल एक मोमेंट पे कोलाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट नहीं करता है। आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मतलब एक ऑक्सीजन एटम, सपोज ये ऐसा बना रहा है, तो इस एक ऑक्सीजन एटम को हम आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं गिनेंगे। वो एक ऑक्सीजन एटम है, तो वो एक एंटिटी है जो H2 से जाके टकरा रहा है, तो वो एक काउंट होगा। इसलिए मॉलिक्युलरिटी, जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो वन पार्टिकल काउंट होता है। अब यदि वो पार्टिकल ब्रेक हो जाता है, एक पार्टिकल है वो पहले 1 काउंट होगा। यदि वो पार्टिकल ब्रेक हो जाता है, फिर उसका एक हिस्सा जाकर किसी से रिएक्शन करता, तो ये इस पार्टिकल का आधा हिस्सा है, लेकिन एज सच ये 1 पार्टिकल है। मतलब एक पार्टिकल काउंट होगा, लेकिन वो पार्टिकल ब्रेक हो जाता है, तो उसका जो पार्ट है वो कितना काउंट होगा किसी कोलिजन में? सर 1। वो भी 1 ही काउंट होगा। So the molecularity can never be 0 nor fractional. फ्रैक्शनल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आधा मॉलिक्यूल नहीं रिएक्ट करता है। मॉलिक्यूल अगर आधा होता है तो वो एटम बन जाता है, और वो एटम जब टकराता है तो 1 काउंट होता है। तो मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी 0 नॉर बी फ्रैक्शनल। जनरली इट इज 1 और 2। अब ये जनरली 1 और 2, रेयरली 3, नेवर ग्रेटर देन 3 क्यों होती है? तो ये बात तो आपको समझ में आई कि मॉलिक्युलरिटी ओवरऑल रिएक्शन के लिए नहीं होती है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन खुद ही कुछ नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री स्टेप्स की होती है। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में एक मोमेंट पर कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, दैट नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग एट अ सिंगल मोमेंट इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्युलरिटी। इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 1। इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है 2। इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है 3। इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है 2। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी को हम कह रहे हैं पार्टिकल टकराते हैं, तो फिर मॉलिक्युलरिटी 1 कैसे हो सकती है? बिकॉज जब एक मॉलिक्यूल लाइट का क्वांटा एब्जॉर्ब करता है,
तो दैट क्वांटा इज नॉट अ रियल पार्टिकल, इट इज नॉट अ रियल मैटर पार्टिकल। तो यहाँ पर ए से क्वांटा टकराया, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये ए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है। मॉलिक्यूलरिटी जनरली 1 और 2 होती है, रेयरली 3 होती है। जब हम रिएक्टेंट डालते हैं वेसल के अंदर और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो अगर पार्टिकल्स रेंडमली मूव कर रहे हो तो किसी एक मोमेंट पर कितने पार्टिकल के कोलाइड होने के चांस रहेंगे? किसी एक मोमेंट पर कितने पार्टिकल्स के कोलाइड करने के ज्यादा चांस रहेंगे? सर एक ही पार्टिकल के रहेंगे। कोलाइड में 2 होंगे ना, मैक्सिमम मतलब चांसेस दोनों बाइनरी कोलिजन के होंगे कि 2 Maximum. पार्टिकल आके टकराएंगे। एक ही मोमेंट पर एक साथ 3 पार्टिकल आ जाएं और वो तीनों पार्टिकल एक साथ टकरा जाएं, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। एक ही मोमेंट पर जनरली हम कोलिजन देखेंगे तो 2 पार्टिकल आके कोलाइड करते हैं, ये सबसे कॉमन कोलिजन है। लेकिन एक ही मोमेंट पर एक ही जगह पर 3 पार्टिकल आ जाए और अप्रोच करके टकरा जाए, इसके चांसेस बहुत कम है ना। एक ही जगह पर एक साथ 4 पार्टिकल आ जाएं और वो चारों एक साथ कोलाइड करेंगे, इसके चांसेस बेहद कम होते हैं। और उस कोलिजन वाले पॉइंट पर इतनी जगह भी नहीं होगी कि वहां एक साथ 4 पार्टिकल एकोमोडेट हो सके। तो 4 पार्टिकल को मान लीजिए कोलाइड करना है, तो एक ही मोमेंट पर चारों एक साथ आने के चांस भी बहुत कम है और वहां जगह भी नहीं है इतनी कि वो चारों पार्टिकल एक साथ कोलाइड कर जाए। लेकिन इन 4 पार्टिकल्स को कोलाइड करना है तो ये कैसे करेंगे? हाँ जी, मतलब उन 4 में से पहले कोई 2 कोलाइड कर जाएंगे, उनके कारण जो नया पार्टिकल बनेगा उसमें वो तीसरा आके कोलाइड कर जाएगा, उसके कारण जो नया पार्टिकल बनेगा उसमें चौथा आके टकरा जाएगा। ओवरऑल हम क्या देखेंगे? 4 पार्टिकल ने कोलाइड किया, लेकिन वो कैसे किया? पहले 2 टकराए, एक बना कुछ, फिर उसमें कोई आके टकरा गया। अपने आप इस रिएक्शन में स्टेप्स बन गई। जब रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, तो ये रिएक्शन एक साथ नहीं हो सकती कि ये सारे पार्टिकल एक साथ आके टकरा के प्रोडक्ट बना दें। अपने आप उसमें स्टेप्स बन जाती हैं और इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। सपोज 5 पार्टिकल कोलाइड करना थे, एक पार्टिकल आया, वो दूसरे पार्टिकल से टकराया, उसने ये पार्टिकल बनाया, इसमें आके तीसरा पार्टिकल टकरा गया, तो ये इंटरमीडिएट बन गया और अपने आप ये 2 स्टेप रिएक्शन की हो गई। तो चूंकि मैक्सिमम केस में बाइनरी कोलिजन होने के चांस रहते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जनरली 1 या 2 रहती है। रेयर चांसेस रहते हैं एक साथ 3 पार्टिकल के कोलाइड कर जाने के, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी रेयरली 3 होती है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी बहुत ही कम या नहीं होती है, बिकॉज 3 से ज्यादा पार्टिकल एक मोमेंट पर एक साथ नहीं टकराते हैं, वो स्टेप वाइज टकरा जाते हैं फिर उस केस में। तो ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन 3 से ज्यादा पार्टिकल की नहीं होती है। अभी हमने देखा 14 पार्टिकल टकरा रहे थे, Zn4 था 10HNO3 से। तो एक रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमने कई सारी रिएक्शन बैलेंस की है, मगर वो सब ओवरऑल रिएक्शंस थी। द टर्म मॉलिक्यूलरिटी इज स्ट्रिक्टली गिवन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी 0 नॉर बी फ्रैक्शनल। जनरली इट इज 1 or 2, rarely it is 3, never greater than 3. The term molecularity is meaningless for overall reaction. तो अगर इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है, तो इन दिस मैकेनिज्म इस टर्म, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। What is the difference between molecularity and order of a reaction? एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और एक रिएक्शन का ऑर्डर, ये दोनों ही एक नंबर होते हैं। What is the difference between molecularity and order of a chemical reaction?
Order can be a fractional number, but molecularity cannot be a fractional Order number. can be fractional, molecularity cannot be fractional. Sir, and molecularity can be the stoichiometric coefficient sum. Molecularity can be Stoichiometric coefficient sum. हाँ, molecularity एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम ही रहती है, मगर फिर उन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम ही रहता है. Molecularity can't be fractional, order can be fractional, molecularity can't be zero, order can be zero. Molecularity can be given by observation of reaction. Order can be given by experiment only. आप एक केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी उस रिएक्शन को देख के बता सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन की तो मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं है. लेकिन आप एक केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर उस रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से ही बताना पड़ेगा. तो मॉलिक्यूलरिटी उस रिएक्शन को देख के बताई जा सकती है, ऑर्डर उस रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता है. मॉलिक्यूलरिटी that it is a term given for elementary reaction only. Order, it can be for elementary reaction as well as overall reaction. In maximum case order overall reaction का होता है. ओवरऑल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती ही नहीं है, बट ऑर्डर होता है, और मैक्सिमम केस में ओवरऑल रिएक्शन का ही ऑर्डर आपको बताया जाता है. अगर आपको बोला गया कि द रिएक्शन 2A + 3B गिव्स C इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये इसका ऑर्डर बताया गया है, इनका किसी का नहीं बताया गया है. अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम रहता है. इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है. ये A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ये वाली रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, A* के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. ये वाली रिएक्शन B के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, X के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. ये वाली रिएक्शन B के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, Y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. ये वाली रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है ही नहीं, ऑर्डर इसका कुछ होगा, बट हम देख के नहीं बता सकते कि ये 5th ऑर्डर रिएक्शन होगी, नहीं बता सकते कि ये 5th ऑर्डर होगी कि नहीं होगी. तो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है. मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती, ऑर्डर 0 हो सकता है. इसको रिएक्शन देख के बताया जा सकता है, इसको एक्सपेरिमेंट से ही बताया जा सकता है. ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए टर्म है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन दोनों के लिए है. Molecularity, it is a number of entities colliding at a moment in the reaction mixture. It is a number of entities colliding at a moment in the reaction mixture. Reaction mixture में नंबर ऑफ एंटिटीज जो एक मोमेंट पर कोलाइड कर रही हैं उनका नंबर है, जबकि ऑर्डर इट इज अ मैथमेटिकल टर्म which indicates how the reaction rate depends on concentration. मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर पूरी तरह से डिफरेंट चीजें हैं. मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक मोमेंट पे कोलाइड कर रहे हैं.
ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कुछ है ही नहीं, वो तो एक मैथमेटिकल तरीका है ये बताने का कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, वेदर 1 पावर पे डिपेंड करता है कि 2 पावर पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है। ऑर्डर एक मैथमेटिकल तरीका है, इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि ऑर्डर एक मैथमेटिकल तरीका है ये बताने का कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंडेंसी जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। इसलिए ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ एंटिटीज है वो इंटीजर ही होगा। कोई डाउट इसमें किसी को? तो हमने देखा कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो जैसी वो हमें दिखती है वैसी होती नहीं है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कुछ अलग ही चीज चल रही होती है। हमारे लिए रिएक्शन थी 2A + 3B गिव्स C। हमने 2 मोल A 3 मोल B डाले, 1 मोल C मिला, लेकिन वेसल के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, सर आपने बोला कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर सेम होता है, ये पॉइंट एक बार समझा दीजिए। उसके लिए हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, अभी केवल आप ये समझ लीजिए कि वो सेम होता है। जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम क्यों होना चाहिए। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अच्छा, अब हम देखते हैं, मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन 3-4 एलिमेंट्री स्टेप्स से हो रही है, ये हो रही 4 स्टेप्स में, ये वाली ओवरऑल रिएक्शन इन 4 स्टेप्स में हो रही है। ये चारों स्टेप्स वेसल के अंदर जो ए से ए स्टार बन रहा है, फिर ए स्टार और ए से एक्स बन रहा है, फिर वाई बन रहा है, ये जो 4 स्टेप्स हैं इन चारों के रेट सेम होंगे, इन चारों के रेट सेम होंगे या इन चारों के अलग अलग रेट हो सकते हैं? सर अलग अलग हो सकते हैं। ये चारों अलग अलग रेट से हो सकती हैं क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, ये चारों अलग अलग रेट से हो सकती हैं। हो सकता है इसका रेट बहुत फास्ट हो, इसका फास्ट हो, इसका स्लो हो, इसका बहुत स्लो हो। ये चारों इंडिपेंडेंटली अलग अलग रेट से हो सकती हैं। तो व्हाट अबाउट द रेट ऑफ दिस? इस वाली रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये चारों अलग अलग रेट से, ये R1 रेट से, ये R2 रेट से, ये R3 रेट से, ये R4 रेट से चल रही है, तो ये वाली रिएक्शन किस रेट से गवर्न होगी? सबके सम से। इन सबके सम। इन सबके सम से कि इन सबके डिफरेंस से कि इन सबके एवरेज से? एवरेज से। हाँ जी, सर सम से। ये ओवरऑल रिएक्शन इन सभी के सम से चलेगी? गलत है। और किसी का कोई एडवाइस कि ओवरऑल रिएक्शन किस रेट से चलना चाहिए? सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इन सभी के एवरेज रेट से। एवरेज। हाँ जी, एवरेज रेट से। एवरेज। ये भी गलत है। मान लीजिए एक साइकिल फैक्ट्री है, उसमें साइकिल बनती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग साइकिल के पार्ट्स बनते हैं। कहीं पर पहिए बनते हैं, कहीं पे हैंडल बनते हैं, कहीं पे पैडल बनते हैं और कहीं सीट बनती है। तो पहिए जो बनते हैं वो 2000 व्हील्स पर डे बनते हैं, हैंडल्स 1000 हैंडल्स पर डे बनते हैं, पैडल्स 10,000 पैडल्स पर डे बनते हैं, बट सीट्स जो हैं वो केवल 5 सीट्स पर डे बनती हैं। तो उस फैक्ट्री में साइकिल का बनना इन चारों स्टेप पे डिपेंड करता है। उस फैक्ट्री में पर डे कितनी साइकिल बनेंगी? 5। क्यों, आपके हिसाब से तो सबके सम के हिसाब से बनना चाहिए ना। अभी तो आप लोगों ने कहा कि सम के हिसाब से सम हो जाना चाहिए सबका। उस फैक्ट्री में कंप्लीट साइकिल केवल 5 ही बन पाएंगी।
तो इसी प्रकार से अगर एक ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म में अलग अलग स्टेप से रिएक्शंस चलती हों, तो इनमें से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, सपोज ये इससे सबसे स्लोएस्ट है इन सब से, मतलब एज कंपेयर टू दिस ये बाकी सब फास्ट है। अब कितनी फास्ट है वो मैटर नहीं करता, सपोज ये सबसे स्लोएस्ट है, तो इस रिएक्शन का रेट इस रिएक्शन के रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ए से ए स्टार बहुत तेजी से बन जाता है, ए स्टार और ए से एक्स बहुत तेजी से बनता है, लेकिन एक्स से बहुत स्लोली वाई बनता है, और वाई बनते से ही सी बन जाता है। लेकिन वाई जिस रेट से बन रहा है, सी के बनने का रेट वाई के बनने के रेट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वो इस ओवरऑल रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करती है। द स्लोएस्ट स्टेप इन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। The slowest step in a multi-step reaction is called its rate determining step. तो उस साइकिल फैक्ट्री में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? सीट का बनना, क्योंकि वो सबसे स्लो रेट से बन रही है। तो ऐसे ही एक केमिकल रिएक्शन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, उसमें वो वाली एलिमेंट्री स्टेप जो सबसे स्लो चल रही होती है, वो उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि ये ओवरऑल रिएक्शन के रेट को लिमिट कर देती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा फैक्टर है जो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। सपोज कोई ऐसा फैक्टर है जो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, ये लास्ट वाली के, तो ये ओवरऑल रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा कि नहीं? नहीं सर, ये नहीं बढ़ाएगा। नहीं बढ़ता। ये वाली रिएक्शन तब बढ़ेगी जब इस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। इसके बढ़ने से, इसके बढ़ने से, इसके बढ़ने से इस रिएक्शन के रेट को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ रेट लिमिटिंग स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म में सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है। नाउ ये जो रिएक्शन थी 2a + 3b गिव्स C, जो कि इस तरह से हो रही थी। A लाइट का एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड A में कन्वर्ट हुआ। ये एक्टिवेटेड A एक और A से रिएक्ट करके X बनाता है, X 2B से रिएक्शन करके Y बनाता है, ये Y एक B से रिएक्शन करके C बनाता है। इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन हुई। तब जबकि इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, ठीक है। अगर एक ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें पता हो, तो हम उस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। बताइए, ये वाली रिएक्शन 2a + 3b गिव्स C ओवरऑल इस मैकेनिज्म के हिसाब से किस ऑर्डर की होनी चाहिए? मतलब यदि मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो ये n और m की वैल्यू क्या होगी? Sir, order of X and B. क्या होगी वैल्यू? मैंने ये नहीं पूछा कि उसको क्या बोलते हैं। 1 and 2। Sir, 2 and 1. हाँ? Sir, 1 and 2. 1 and 2. सोचो, अभी मैंने आपको हिंट दी तो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन मैकेनिज्म, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? So 0 and 2. 0 and 2। A की पावर 0 होनी चाहिए, B की पावर 2 होनी चाहिए।
बिकॉज इस रिएक्शन का रेट तब बढ़ेगा जब इस वाली रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और इस वाली रिएक्शन का रेट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक्स पे और बी पर। अब बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, और 2 बी लग रहा है तो बी की पावर 2 हो जाएगी, इस बी पर डिपेंड नहीं करेगा। यदि हमने बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो ये वाली रिएक्शन फास्ट होती, मगर इसका फास्ट होना कोई इसको फास्ट नहीं करता है, तो इस वाले बी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। मगर ये जो 2 बी आरडीएस में पार्ट ले रहे हैं, इन पे तो डिपेंडेंसी रहेगी। तो आउट ऑफ दिस 3 बी मॉलिक्यूल्स 2 बी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, और ये एक्स पे डिपेंड करेगा। मगर ये एक्स यहां से बन रहा है, फास्ट स्टेप से बन रहा है। अच्छा, ये जो एक्स है इस रिएक्शन मिक्सचर में बड़ी फास्ट स्टेप से बन रहा है और स्लो रिएक्शन से खर्च हो रहा है, तो इस मीडियम में एक्स का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्स बड़ी तेजी से बनता है मीडियम में, पर खर्च धीरे होता है। तो ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये एक्युमुलेट हो जाएगा। मतलब एक्स बड़ी तेजी से बनेगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन बी को जितना चाहिए, सपोज ये बी है, इस बी को इतना एक्स चाहिए, इतना, उससे कहीं ज्यादा है, और ये बी वाई बनाती जा रही है। अब अगर एक्स इससे भी थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो बी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई इस बी को जितना एक्स चाहिए उससे कहीं ज्यादा एक्स पहले से ही है, तो ये वाई का बनना एक्स पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। अच्छा, एक्स बनता कैसे है? ए को बढ़ाने से। इन दोनों ए के कारण एक्स बनना बढ़ जाता है। अगर आपने ए बढ़ाया तो ए स्टार ज्यादा बनेगा, ए स्टार ज्यादा होगा और ए बढ़ा दिया तो एक्स ज्यादा बनेगा, पर एक्स तो पहले से ही ज्यादा है, एक्युमुलेट हो चुका है मीडियम में। जब तक बी नहीं बढ़ेगा तो इन दोनों ए पे रिएक्शन के रेट की डिपेंडेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी? सर नहीं रहेगी। इन दोनों ए पर रिएक्शन के रेट की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, इस वाले बी पर रिएक्शन के रेट की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इस वाले बी पर भी नहीं रहेगी, बस इस वाले बी पर रहेगी, और हेंस इस रिएक्शन में ए के पावर 0 बी की पावर 2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। इसमें किसी को कोई डाउट है? इस वाली बात में किसी को कोई डाउट है क्या? तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन मैकेनिज्म this reaction must be zero order with respect to A and second order with respect to B. अच्छा, ये जो बात अभी मैंने बोली, इस बात को आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते थे। सपोज आपने आपको ये जो अभी मैंने थ्योरेटिकल बताया आपको कि ये रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, इसी को आप मैथमेटिकली भी कर सकते थे। यदि ये क्वेश्चन आया कि प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस गिवन मैकेनिज्म, तो थ्योरेटिकली कर दिया अभी हमने। इस बात को हम मैथमेटिकली भी कर सकते थे। अगर एक रिएक्शन का ऑर्डर दिया रहे तो सबसे पहले उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट एक्सप्रेशन लिखो, और चूंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है, इसलिए एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करो, उस रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए रेट एक्सप्रेशन लिख लो। अब किसी केमिकल रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट होगा, रिएक्टेंट होंगे और इंटरमीडिएट होगा। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए एक्सप्रेशन में? इस एक्सप्रेशन में किसको नहीं होना चाहिए?
तो इंटरमीडिएट को नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस है जो हम अपने पास से ऐड नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द रिएक्शन। तो हमको यहां से इंटरमीडिएट की एक्सप्रेशन को हटाना है। तो हम यहां पर x को ये कह के हटा देते हैं कि सिंस x इज formed in a fast reaction and consumed in the slow reaction, so since x is accumulated, hence concentration of x will remain constant in the reaction. So this constant into this constant is a new constant, और हमने concentration of x को हटा दिया और ये रिएक्शन क्या बची, b के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, और a का कोई एलिमेंट आया ही नहीं एक्सप्रेशन में। अच्छा, मान लीजिए यही रिएक्शन 2a + 3b गिव्स c इस प्रकार से होती, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सर 3। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, n और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, सर 1 और 2। और कोई जवाब, सर 0 और 2। और कुछ, नो अब हम पहले तो थ्योरेटिकली देखें, अगेन इस रिएक्शन का रेट तब बढ़ेगा जब ये वाली रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, इसमें b इन्वॉल्व है तो b की पावर 2 तो हो ही जाएगी। अब x यहां पर स्लो रेट से खर्च हो रहा है लेकिन एक रिवर्सिबल स्टेप से बन रहा है, तो क्या यहां पर x बहुत एक्यूमुलेट हो पाएगा, नहीं सर। नो सर। जब x की क्वांटिटी एक लिमिट से ऊपर बढ़ेगी तो ये इक्विलिब्रियम बैक चला जाएगा और ये x को मीडियम में बहुत एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। मतलब इस कंडीशन में अगर b इतना है तो x करीब इतना रहेगा और इस वैल्यू से ज्यादा होगा तो ये इक्विलिब्रियम बैक जाने लगेगा और फिर इधर y बनेगा। अब कोई फैक्टर अगर x की क्वांटिटी बढ़ाता है तो वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। मतलब अब यहां पर ये नहीं कह सकते कि सिंस x इज एक्यूमुलेटेड, अच्छा, और x की कॉन्सेंट्रेशन यहां किससे बढ़ सकता है, मीडियम में x का कॉन्सेंट्रेशन किसको बढ़ाने से बढ़ सकता है, a को बढ़ाने से, और a को बढ़ाने से दो कारणों से बढ़ सकता है। यदि आप a को बढ़ाएंगे तो a यहां पर पार्ट ले रहा है, x बढ़ाएगा, लेकिन a बढ़ाने से a स्टार भी बन जाता है और a स्टार बन जाता है तो x का बनना और बढ़ जाता है। तो इस रिएक्शन में कंट्रोलिंग फैक्टर में ये दो b, ये वाला a और ये वाला a, ये सब रहेंगे, n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2 रहेगी, बस इस b पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट? सर ये जो आपने y बन रहा मतलब साइड में बताया था रफ में, वो एक वहां से कब आप बता दीजिए। इस y का बनना b पे डिपेंड करता है, अब ये x पे भी करेगा क्योंकि x एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, और ये x का बनना इस a पर और a पर दोनों पे डिपेंड करता है। a की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो a स्टार का बनना फास्ट हो जाएगा, a स्टार का बनना फास्ट हो जाएगा, a की क्वांटिटी भी बढ़ गई है तो x का बनना फास्ट हो जाएगा, तो y का बनना फास्ट होगा x के कारण भी b के कारण भी।
तो इस y का बनना इन दोनों b पर, इस a पर और इस a पर, सब पे डिपेंड करेगा, इन चारों पर। अच्छा, इसी बात को अगर हम, मतलब यहाँ n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसी बात को हम मैथमेटिकली करते तो सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मीडियम में x एक्यूमुलेट नहीं हुआ है, तो हम x का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं मानकर उसको k से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट वी हैव टू एलिमिनेट दिस x फ्रॉम द एक्सप्रेशन। इस x को कैसे एलिमिनेट करें? इस एक्सप्रेशन में से इस x को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? So K into A is सर सेकेंड इक्विलिब्रियम की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन होगी उसको यूज करके। इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन होगी वो होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a स्टार, क्योंकि ये सिस्टम दोनों इक्विलिब्रियम पे तो रहेंगे। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x लाया जा सकता है k इक्विलिब्रियम 2 इंटू a स्टार, और उसको यहां डाल सकते हैं। तो रेट इक्वल टू जाएगा k इंटू b का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और x का कॉन्सेंट्रेशन आ गया k इक्विलिब्रियम 2 इंटू a स्टार। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि स्टिल योर इक्वेशन हैज वन मोर इंटरमीडिएट a स्टार को कैसे हटाएं? सर फर्स्ट इक्वेशन के इक्विलिब्रियम फर्स्ट कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम से हटा दें, क्योंकि फर्स्ट इक्विलिब्रियम 1 a स्टार अपॉन a है, तो a स्टार का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में k इक्विलिब्रियम 1 इंटू a होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट इक्वल टू हो जाएगा k ये वाला इंटू b का स्क्वायर इंटू k इक्विलिब्रियम 2 इंटू a, और a स्टार को हटाकर k इक्विलिब्रियम 1 इंटू a लिख दिया। दिस k इंटू k इक्विलिब्रियम 2 k इक्विलिब्रियम 1 will become a new constant। और बचा कौन? b की पावर 2 a की पावर 2। तो अगर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है, सबसे पहले आरडीएस को देखें, उसका रेट एक्सप्रेशन लिखें, उसके एक्सप्रेशन में अगर कोई इंटरमीडिएट आता है तो ये देखें कि वो इंटरमीडिएट एक्यूमुलेट हो चुका है। अगर एक्यूमुलेट हो चुका है तो कांस्टेंट हो गया है, उसको के में मर्ज कर दें। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम के थ्रू बन रहा है तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस के थ्रू इंटरमीडिएट्स के कॉन्सेंट्रेशन रिप्लेस करते जाएं, तब तक जब तक कि आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म्स ना बचे। कोई डाउट है इसमें? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता हो तो हम ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म एक फैक्ट होगा या एक हाइपोथेसिस होगा? सर एक hypothesis। किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म हमेशा एक हाइपोथेसिस होगा, बिकॉज आप मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे रिएक्शन को होता हुआ देख नहीं सकते, तो आप ऑथेंटिसिटी से ये नहीं कह सकते कि इस रिएक्शन का यही मैकेनिज्म है। अभी सेम रिएक्शन 2a + 3b गिव्स c के मैंने दो मैकेनिज्म लिख दिए थे, वेसल में ये किसी एक मैकेनिज्म से होती होगी, मगर दो लिख दिए, ऐसे हजारों लिखे जा सकते थे जिनका नेट इफेक्ट 2a + 3b गिव्स c आता। तो किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म एक हाइपोथेसिस होता है। बाय एक्सपेरिमेंट यू हैव टू प्रूव
कि ये वाले मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती होगी। तो एक्सपेरिमेंटली हम पहले क्या कर लेते हैं, ऑर्डर पता कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं और ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म आता होगा वो मैकेनिज्म को वैलिड मान लेते हैं। सर पर फिर हम उन एलिमेंट्री स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पता करेंगे? हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं करनी थी, के इक्विलिब्रियम 1 के इक्विलिब्रियम 2 की वैल्यू पता नहीं करनी थी। हमने तो उसको के डैश में मर्ज कर दिया था और एक्सपेरिमेंट करके लाइन के स्लोप से हम उस ओवरऑल रेट कांस्टेंट के डैश की वैल्यू ले आते थे। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा द डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज द डिपेंडेंस ऑफ reaction rate on temperature of the reaction. The dependence of reaction rate on temperature of a chemical reaction. For a chemical reaction, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है एंड इट इज सीन दैट किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट T डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि K है तो T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ जाता है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड and T डिग्री सेंटीग्रेड is called its temperature coefficient. मतलब आपने केमिकल रिएक्शन करवाई और उसका रेट कांस्टेंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है वो पता कर लिया, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट ज्यादा रहेगा और इन दोनों का रेशो ले लिया तो रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। फॉर मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट लाइज इन द रेंज 2 to 3। अधिकतर केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 से 3 के बीच में लाई करता है। सर अगर एक मैकेनिज्म में दो रिएक्शन मान लो सेम स्पीड से और वो दोनों मतलब सबसे स्लोएस्ट स्पीड में हो तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो फिर काइनेटिक्स उसके इक्वेशन सॉल्व करके ऑर्डर लाना पड़ता है, बट अभी तो आप मान के चलो कि कोई एक स्लोएस्ट होगी क्योंकि स्लोएस्ट एक ही होती है। दो रिएक्शंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्पीड से नहीं हो सकती, नियरली इक्वल स्पीड से हो सकती है बट सेम स्पीड से नहीं होंगी। तो किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 से 3 के बीच में होता है। अगर एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, व्हाट डज इट मीन? Sir, K equilibrium at 35 degrees Celsius is twice that of K equilibrium at 25 degrees Celsius. पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट है ये। Formation of heat get double at 35 degree Celsius. सेंटीग्रेड पे जो रिएक्शन होगा वो ट्वाइस स्पीड से होगा देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन ट्वाइस रेट से होगा जितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है? फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रिएक्शन रेट बिकम्स नियरली डबल और ट्रिपल। टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी रिएक्शन का क्या बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर कितने टाइम्स बढ़ जाता है। अगर एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर उसका रेट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, मतलब उस रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा।
तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन lies in the range 2 to 3. This is the effect of temperature on the reactions. तो टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस को काफी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है. जस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं है कि टेम्परेचर डबल करने पे रिएक्शन का रेट डबल होगा. टेम्परेचर तो आपने केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, रिएक्शन का रेट 100% बढ़ गया. तो टेम्परेचर काफी ड्रास्टिक वे में रिएक्शंस को अफेक्ट करता है. किसी केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे होती है. एक केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, प्रोडक्ट के बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी बताती है कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे होती है. सपोज एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट. वेसल में आपने A डाल दिया, B डाल दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई. तो ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल है, ये मिक्स हो गए. तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के सिंपल से 3 पॉस्टुलेट है. कोलिजन थ्योरी के सिंपल 3 पॉस्टुलेट हैं जिनसे ये बताती है कि एक केमिकल रिएक्शन कैसे होती होगी. किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करता होगा, सारे ए और सारे बी मॉलिक्यूल्स पर, या केवल उन ए और उन बी मॉलिक्यूल्स पर जो किसी मोमेंट पर कोलाइड कर रहे होते हैं. रिएक्टिंग कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स पर, जो उस मोमेंट पर कोलाइड कर रहे होते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड only due to those reactant molecules which collide at that moment. इस वेसल के अंदर आपने बहुत सारे A मॉलिक्यूल डाल दिए, इस मीडियम में बहुत सारे B मॉलिक्यूल भी हैं. ये A है, ये B है. रिएक्शन इनके कारण हो ही नहीं रही है. रिएक्शन तो किसी मोमेंट पर उन पार्टिकल्स के कारण हो रही है जो उस मोमेंट पे कोलाइड कर रहे हैं मीडियम के अंदर. यहां पर रिएक्शन हो रही है, यहां तो हो नहीं रही है. तो इन अ केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड. अच्छा, उनमें भी ए कोलिजन हो रहे होंगे, काफी सारे बी कोलिजन हो रहे होंगे, उनके कारण भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. प्रोडक्ट बनेगा ए और बी कोलिजन जो हो रहे होंगे उनसे. तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी इन अ केमिकल रिएक्शन the product formed only due to those reactant molecules which collides with each other. किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट केवल उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कारण बनता है जो कोलाइड करते हैं. मतलब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना जरूरी है. तो कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पॉस्टुलेट ये बताता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना जरूरी है. लेकिन क्या रिएक्टेंट ए और बी कोलाइड कर गए तो क्या ये गारंटीड है कि प्रोडक्ट बन जाएगा? अगर रिएक्टेंट ए और बी आपस में कोलाइड कर गए तो क्या ये गारंटी है कि प्रोडक्ट बन जाएगा? नो सर. हो सकता है कि ये प्रोडक्ट ना बनाए और वापस से ए और बी के फॉर्म में ही अलग हो जाए, या हो सकता है ये प्रोडक्ट बना ले.
ये बात पक्की है कि वो मॉलिक्यूल जो कोलाइड नहीं कर रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन जो कोलाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बना देंगे, ये श्योर नहीं है। तो सेकंड पॉस्टुलेट यही कहता है। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? इन अ केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड्स विथ ईच अदर। ऑल द कोलिजन्स डज नॉट गिव्स प्रोडक्ट। सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं देते। दोज कोलिजन्स which gives product are called effective collisions. All the collisions does not give product. कई कोलिजन ऐसे होते हैं जो वापस रिएक्टेंट दे देते हैं, नॉन इफेक्टिव कोलिजन है। Those collisions which gives product are called इफेक्टिव कोलिजन। तो पहला पॉस्टुलेट कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट्स का कोलाइड करना जरूरी है। सेकंड पॉस्टुलेट कहता है कि इस कोलिजन का इफेक्टिव होना जरूरी है। दोस कोलिजन व्हिच गिव्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। तो फिर थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता होगा? तो फिर ये थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता होगा? सर कि कौन से कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं, या यूं बोलो व्हाट मेक्स अ कोलिजन इफेक्टिव। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो एक कोलिजन को इफेक्टिव होने देती हैं। तीसरा पॉस्टुलेट बताएगा व्हाट मेक्स अ कोलिजन इफेक्टिव। दोस कोलिजन व्हिच गिव्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव it has to cross barriers simultaneously. The energy barrier and the orientation barrier. किसी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए ड्यूरिंग दिस कोलिजन दो बैरियर साइमल्टेनियसली क्रॉस होने चाहिए, एनर्जी बैरियर एंड द ओरिएंटेशन बैरियर। ए और बी आपस में कोलाइड किए, इन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया पर ओरिएंटेशन क्रॉस नहीं कर पाए, वापस चले जाएंगे। ए और बी आपस में कोलाइड किए, इन्होंने ओरिएंटेशन बैरियर क्रॉस कर लिया, एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं कर पाए, वापस चले जाएंगे। प्रोडक्ट केवल उनसे बनेगा, उन कोलिजन में बनेगा जिनमें एनर्जी बैरियर ओरिएंटेशन बैरियर सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली क्रॉस हो रहा होगा। किसी कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए दो बैरियर साइमल्टेनियसली क्रॉस होने चाहिए, एनर्जी बैरियर एंड द ओरिएंटेशन बैरियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस एनर्जी बैरियर एंड व्हाट इज दिस ओरिएंटेशन बैरियर। तो ये कोलिजन थ्योरी के 3 पोस्टुलेट हैं। आगे की क्लास में इसका डिस्कशन आगे देखेंगे।